नमस्कार, मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला की खास पेशकश वो चर्चा जिसमें हफ्ते की राजनीति पर हम बात करते हैं। शो का नाम है खबरों के खिलाड़ी और मेरे साथ एक पैनल होता है। वो पैनल जो कि पिछले एक हफ्ते में देश में हुई ढेर सारी सियासी गतिविधियों में क्या छुपा है, क्या दिख रहा है, क्या मायने हैं, क्या संदेश हैं और इससे आगे इस देश की जनता को, उस जनार्दन को जो वोटर भी है, अगले कुछ महीनों में जो अगले कुछ राज्यों में अपनी अपनी सरकारें चुनने वाला है, उसके लिए एक संदेश भी मिलता है। ढेर सारी बातें हैं और बात करने के लिए मेरे पास एक बहुत शानदार पैनल है जिसका जिक्र हम हमेशा करते हैं। और अगर मैं एक एक करके परिचय शुरू करूं तो खबरों के खिलाड़ी शो की एक परंपरा रही है और वो हमेशा से रहता है कि महिलाएं जब हमारे साथ हैं तो पहली कुर्सी उनके पास। सबसे पहले अगर मैं अपनी ओर से शुरू करूं तो गुंजा जी हमारे साथ बैठी हैं। पहले भी आप लगातार इस शो का हिस्सा बनी रही हैं। पूर्णिमा जी, पिछले हफ्ते भी हमने आपको देखा था, तब हमने कहा था कि आपने कुर्सी बदली है, आज एक बार फिर आपने कुर्सी बदली है, आगे की कुर्सी ली है, आप हमारे साथ हैं। बिलाल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं और पहली बार इस शो में हिस्सा हो रहे हैं, वो हमारे साथ हो रहे हैं। संजय जी हमारे साथ हैं, पिछले हफ्ते भी आप हमारे शो पे थे और मैं अतिथि नहीं कहूंगा क्योंकि हमारे परिवार का हिस्सा हैं। विनोद जी हमारे साथ मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए अपने कुछ उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। कुल मिलाकर 60 नाम हैं जो सामने आए हैं। अगर इन दोनों ही राज्यों को जोड़ लिया जाए, छत्तीसगढ़ में 21 उम्मीदवारों का ऐलान है और 39 उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है मध्य प्रदेश के लिए। और बात अब उस पर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसा मैंने शुरू में कहा कि हर पत्रकार चुनावों को खासतौर पर बड़ी दिलचस्पी से देखता है और ये एक ऐसा मौका होता है इस देश की जनता के पास या उन राज्यों की जनता के पास जहां अगले 5 साल के लिए वो अपनी सरकारों को, अपने भाग्य विधाताओं को चुनते हैं। और ओपनिंग रिमार्क पूर्णिमा जी, इस विषय पर भी आपसे लेना चाहूंगा। एक पैटर्न दिखता था भाजपा के साथ। भाजपा के बारे में या भाजपा को कवर करने वाले आप तमाम पत्रकारों ने देखा होगा कि कई बार तो हम कहते थे कि जिस दिन नामांकन है या तो उस दिन सुबह सुबह लिस्ट आएगी या उसके एक दिन पहले लिस्ट आएगी। ये क्या पैटर्न चेंज आपको दिखाई दे रहा है कि अभी तो चुनावों का ऐलान भी नहीं हुआ और जिस तरीके से पिछली बार चुनावों का ऐलान हुआ था, अगर वो भी देखा जाए तो 40-45 दिन का वक्त अभी भी पिछली बार की तुलना में बाकी है और 60 उम्मीदवार 2 राज्यों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने घोषित कर दिए। क्या मैसेज आपको दिखाई देता है? नहीं, मुझे लगता है ये बीजेपी ने थोड़ी अपनी स्ट्रैटेजी शिफ्ट की है। और कर्नाटक में जैसे हमने देखा था कि कांग्रेस ने बहुत पहले अपनी लिस्ट अनाउंस कर दी थी, एक इनिशियल लिस्ट उनकी बहुत पहले आ गई थी, उस समय तक इलेक्शन के डेट्स भी नहीं आए थे। तो कर्नाटक में बीजेपी ने अपनी हार से शायद कांग्रेस की तरफ कुछ सीखने के लिए देखा है और लिस्ट को पहले अनाउंस कर दिया है, जो कि अब एक स्ट्रैटेजी शिफ्ट तो हमें लग रही है क्योंकि बीजेपी नॉर्मली ऐसा करती नहीं है। चुनाव में बहुत ज़्यादा देर नहीं है, इसलिए लिस्ट आ जाना, अपने अपने एरिया में कैंडिडेट्स को समय देने की बात होती है कि उनको अपना मतलब ग्राउंड वर्क करने का टाइम मिल जाएगा। लेकिन बीजेपी इस बार थोड़ी ज़्यादा मुस्तैद दिखाई दे रही है, जो मुझे लग रहा है। उसने एक पहले ग्राउंड वर्क कर लिया, अब अगर उसमें कोई डिसिडेंट होगा, जैसे हमने मध्य प्रदेश में देखा कि जो डिसिडेंट, जैसे ज्योतिरादित्य के साथ कुछ कांग्रेस के लोग जो आए थे उनमें से एक नेता वंचित रह गए टिकट से, तो अभी 2-3 दिन पहले या शायद कल ही उन्होंने 1200 कारों का काफिला लेके कांग्रेस में वापसी कर दी। तो शायद इस चीज का अंदेशा बीजेपी को पहले से हो, इसलिए वो चाह रही है कि ये सारा कुछ उथल पुथल पहले ही निबट जाए ताकि जब इलेक्शन के डेट्स अनाउंस हो तो जो कैंडिडेट मैदान में है वो उनके पुख्ता कैंडिडेट हो। लास्ट मोमेंट में अगर करेंगे और इस तरह की कोई बात हो जाती है, उथल पुथल हो जाती है, तो वो ज्यादा घातक हो सकता है, डैमेजिंग ज्यादा हो सकता है। इसलिए ठीक है, स्ट्रैटेजी शिफ्ट की है तो अच्छी बात है। संजय जी, जो खबरें सामने आई थी वो ये थी कि भाजपा ने जो अपने उम्मीदवार उतारे हैं, ये वो विधानसभा सीटें हैं जहां मौजूदा विधानसभा में, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़, भाजपा के विधायक नहीं हैं। ये सारी की सारी सीटें दूसरी पार्टियों के पास हैं, अधिकतर कांग्रेस के पास है और छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी की जो पार्टी थी उसके पास है या कुछ बीएसपी के विधायक हैं। यानी हारी हुई सीटों पर भाजपा ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया। जो पूर्णिमा जी ने कहा वही लाइन को आगे बढ़ाते हुए कि क्या किसी तरीके के आंतरिक विद्रोह या उस तरीके की नाराजगी की तस्वीरें जो एन चुनावों के वक्त आती हैं तो पार्टी के लिए गलत मैसेज होता और पार्टी ये मानती है कि ये कमजोर सीटें हैं, यहां पर हमारे विधायक पिछली बार हारे थे तो कमजोर जगहों पर ज्यादा मेहनत की जाए। क्या आपको लगता है कि ये ऐसी कोई रणनीति थी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उम्मीदवारों का इतना पहले ऐलान कर देना? बिल्कुल उत्कर्ष जी, आपने सही बोला कि रणनीति के तहत ये काम किया गया है। पहले देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो, कोई बड़ी पार्टी हो, पहले उस सीट को अनाउंस करती थी जो उनकी जीती परंपरागत ये बड़ी सीटें होती थी। इस बार उन्होंने डी क्लास जो बोला जाता है, ABCD के, जो डी क्लास में आती है सीटें, कभी भी भारतीय जनता
पार्टी के पास नहीं रहे। उसका कारण है कि वो चाहते हैं इस पे ज़्यादा फोकस किया जाए, यहाँ पे ज़्यादा नेताओं का सभाएं हो, ज़्यादा चीज़ों की जाए, अनाउंसमेंट की जाए, जिससे जो हारी, जो कभी जीती नहीं है, उस सीट को कन्वर्ट कर सके। तो ये स्ट्रेटेजी के तहत, और ये स्ट्रेटेजी आज से नहीं चल रही है। 2019 का जो चुनाव हुआ था उसके बाद आप देखिए जिस सीटों पे यानी नंबर 2 रही है, नंबर 3 रही है एमपी के, वो आइडेंटिफाइड सीट भारतीय जनता पार्टी ने किया है और उस दिन से फोकस कर रही है। तो ये जो स्ट्रेटेजी है उसके 2 कारण है। जैसे पूर्णिमा जी ने बताया, इसमें एग्री करता हूं कि उन्होंने एक सबक लिया है कर्नाटका से। दूसरा, अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की, क्योंकि लास्ट मूवमेंट में आप अगर टिकट देते हो तो एक तो सिर पटव्वल होने के चांस होते हैं, दूसरा कैंडिडेट के पास समय नहीं होती कि अपनी बातों को जनता तक पहुंचा जाए। फिर वो बातें आती है कि लीडर के नाम पे चुनाव हो रहा है, लेकिन विधानसभा का चुनाव होता कहीं ना कहीं लीडर प्लस लोकल कैंडिडेट है, दोनों के उस पे चेहरे पे चुनाव होता है, कार पे होता है, उसकी छवि पे होता है। तो स्ट्रेटेजी में नो डाउट चेंज है, और ये चेंज आज से नहीं हुआ है। एमपी का इलेक्शन हुआ तो उसके बाद से हुआ, लेकिन हाँ, इस विधानसभा के दोनों उसमें 39 सीट और 21 सीट आपने जो बताया बिल्कुल स्ट्रेटेजिकल की गई है। और देखिएगा अब सी क्लास आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए क्लास अनाउंसमेंट होंगे भारतीय जनता पार्टी के। तो ये बिल्कुल स्ट्रेटेजी में प्रॉपर इन्होंने अपने थोड़ा सा शिफ्ट किया है, जिससे वो चुनाव का गणित बदल सके। अल्फाबेटिकल काउंटडाउन आपने बताया, हम लोगों को इंतजार होगा विधानसभा चुनाव के काउंटडाउन का। बिलाल साहब, एक बहुत छोटा सा सवाल, रणनीति बदली, डी क्लास की जो डी कैटेगरी थी उनके उम्मीदवारों का ऐलान किया, लेकिन सवाल कुल मिलाकर ये है, क्या इन तमाम प्रयोगों से भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलेगी, सफलता मिलेगी या नहीं? जहाँ तक प्रयोगों का सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी प्रयोगों में तो हमेशा से बहुत एडवांस रही है। वो समय समय पर अपने 3-3 मुख्यमंत्री बदल देती है। लेकिन जैसे अभी ब्रदर ने कहा कि कर्नाटक के बाद जिस तरह से परसेप्शन में चेंज आया है, उसके चलते जो ग्रे एरियाज हैं मध्य प्रदेश में, उस पर उन्हें अपना कैडर से फीडबैक मिला। उस ग्रे एरिया को इन टाइम फिलअप करने के लिए उन्होंने इस स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट किया। हालांकि एडवांस में जो स्ट्रेटेजी, हमेशा टिकट वितरण की स्ट्रेटेजी होती थी, वो बसपा का कल्चर रहा है। हालांकि बसपा रीजनल पार्टी है, उसको राष्ट्रीय स्तर की पार्टी से तो कंपेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन स्ट्रेटेजिकल दोनों के अंदर समानताएं नजर आ रही है एट दिस मोमेंट। आपको दोनों जगह पर समानता? थोड़ा सा ऐड करूंगा, जैसे सर ने बोला कि बीएसपी का, यस, बीएसपी एक साल पहले अनाउंसमेंट करती थी और उसके पीछे 2 कारण होता था। एक तो कैंडिडेट के बीच पता चल जाएगा कौन जीतने वाला, कौन हारने वाला। दूसरा, उसमें ऑक्शन भी होता था कि भैया कौन ज्यादा पैसा देगा। लेकिन वो जो बीएसपी होती थी 1 साल पहले कैंडिडेट को अनाउंसमेंट करती थी, ये आपका क्षेत्र, इसमें जाके चुनाव लड़िए। बिल्कुल इनकी बात से मैं सहमत हूँ। गुंजा जी, अब जो मैं काउंटर क्वेश्चन पूछना चाह रहा था वो ये था, जिसका जिक्र पूर्णिमा जी ने किया, और उसके बाद वो तस्वीरें दिखी हैं, नाराजगी दिखी है। मध्य प्रदेश की अगर लिस्ट की बात की जाए तो उसमें 2 उम्मीदवार तो ऐसे हैं जो लिस्ट का ऐलान होने के कुछ घंटे पहले भारतीय जनता पार्टी में आधिकारिक तौर पर शामिल होते हैं। हमको ये भी दिखाई देता है कि एक कैंडिडेट जो कि मेल है, उनके नाम के आगे श्रीमती लग गया और वो फीमेल हो गए। इस तरीके की गड़बड़ियां हुई। क्या हड़बड़ी में इस लिस्ट को तैयार किया गया? एक रात पहले मीटिंग होती है, अगले दिन ये लिस्ट आ जाती है, वो कॉन्फिडेंस नहीं दिया गया या उस तरीके से उम्मीदवार नहीं आए? आम आदमी पार्टी से एक व्यक्ति आते हैं और वो उम्मीदवार हो जाते हैं पार्टी के। अब जो कहा जा रहा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे के कुछ लोग जो नाराज हैं, हालांकि अभी भी ग्वालियर गुना वाले जो बेल्ट है उसके ढेर सारे उम्मीदवार घोषित नहीं हुए हैं। असली उठापटक तो शायद वहां देखने को मिलेगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि बीजेपी की कुछ खामियां, कुछ कमजोरियां वो भी इस लिस्ट के ऐलान के बाद दिखाई दी हैं? आई टेल यू, मैं एक बात बताती हूँ। मैं एक इंजीनियर, और जब हमने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे तो हमने एजाइल सॉफ्टवेयर होता है एक डेवलपमेंट करने का तरीका। तो क्या होता है, जैसे जैसे परिस्थिति बदलती है वैसे वैसे आप अपनी जो रणनीति होती है, आप अपने रिस्पॉन्सेज को चेंज करते रहते हैं। और जो मैम ने बोला कि एक व्यक्ति जो सिंधिया खेमे के आइडेंटिफाई करे गए थे, वो 1200 कारों का काफिला लेके गए। एक्चुअली पिछले कुछ दिनों में 3 लोग जो उस खेमे के थे वो जा चुके हैं वापस। एंड आई थिंक इसी प्रकार की जब काडर से रिपोर्ट्स आने लगी, तब भाजपा को लगा कि शायद अब वी शुड गेट कंट्रोल ओवर इट। क्योंकि कर्नाटका के बाद अगर आप इंटरनल काडर से बात करिए, अगर आप सोशल मीडिया आप छोड़ दीजिए, अगर आप जो इवन जो दिल्ली में जो लोग सक्रिय हैं राजनीतिक तौर पे, उनसे बात करिए, वो ये बात कहते हैं कि शायद कर्नाटका में भूल हुई है और उसी की वजह से हारे हैं। और उन्हीं भूलों में से एक भूल ये भी थी कि शायद हमने अपने कुछ ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनको नज़रअंदाज करा और वो फिर कांग्रेस में चले गए। और हमने विनेबिलिटी को, जो भाजपा हमेशा कहती है कि हम इसको टिकट इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि ये विनेबल नहीं है और हम किसी समुदाय पे फोकस नहीं करते हैं, वो विनेबिलिटी पे बड़ा फोकस करते हैं। शायद वो कर्नाटका में नहीं हुआ।
एंड परहैप्स दैट इज व्हाई दे डिसाइडेड कि नहीं, इस बार हम विनेबिलिटी पे फोकस करते हैं, और इसीलिए शायद हारे हुए कैंडिडेट्स को भी टिकट मिला है। ये जो लिस्ट आई है उसमें एक ऑब्जर्वेशन था। इनफैक्ट अगर आप देखिए विनेबिलिटी की बात करें तो भोपाल की जो सीट है वो माइनॉरिटी मेजॉरिटी की है, और उसके बारे में काफ़ी चर्चा करी। सर लोग भी उन डिबेट्स में थे कि 2013 और 2018 में जहाँ पर एक माइनॉरिटी सीट थी और आपने माइनॉरिटी को टिकट दिया था, वहाँ पे उन्होंने इस बार जो वहाँ के मिस्टर राय जो मेयर हैं उनको भी टिकट दिया गया है। तो आई थिंक दिस इज एन इवॉल्विंग स्ट्रैटेजी। बीजेपी शायद अपने आप को उस मोड से निकाल रही है कि नहीं, हम रात को ही कैंडिडेट अनाउंस करेंगे और हमारे अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं, क्योंकि 10 साल हो चुके हैं सत्ता में, केंद्र में आए हुए। शिवराज जी 15 साल से वहाँ पर मुख्यमंत्री रह चुके हैं। एक तरीके का एक वोटर फटीक भी सेटल हो जाता है। तो आई थिंक उन सभी चीज़ों को कंपैक्ट करने के लिए करा गया है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई थिंक सब लोग ये बात मानते हैं कि इन तीनों राज्यों का चुनाव 2024 के चुनाव पर इम्पैक्ट डालेगा। हर बार ये पैटर्न पे नहीं डिपेंड कर सकते हैं कि नहीं हम यहाँ हारेंगे और वहाँ पर जीतेंगे, तो इम्पैक्ट करता है। कुछ ना कुछ बीच में हो जाएगा शायद, जिसकी वजह से स्थिति बदल सकती है, बट ये कहें कि दोनों अलग हैं तो वो गलत होगा। ये बात ये जी सर, कोई अच्छी स्कीम अनाउंस कर देंगे, कुछ सॉफ्ट आ जाएंगे। शूटिंग चलिए, एक आकलन तो हमको यहाँ मिला। 2004 के विधानसभा चुनावों के दौरान से कहा जाता था, और तब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने लोकसभा के इलेक्शन जल्दी कॉल किए थे इन्हीं राज्यों के चुनावों से उत्साहित होकर। पर ये हमेशा हो या ना हो, ये जनता के हाथ में होता है। विनोद जी, आपके लिए जो सवाल है उसमें अब 2-3 पॉइंट एक साथ मिल गए हैं। इस लिस्ट में 2-3 चीजें जो मैंने देखी हैं या जो मुझे लगता है कि सबने भी वो एनालाइज किया होगा। एक खबर ये आई थी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये 2 राज्य ऐसे हैं जिनको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देख रहे हैं, उन पर नजर रख रहे हैं। हाँ। राजस्थान की जिम्मेदारी जेपी नड्डा के पास है जी। इन दोनों राज्यों के लिए ही लिस्ट का आना क्या अमित शाह स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स का किसी तरीके का कोई मैसेज या कोई संकेत देता है? क्योंकि चुनाव तो 5 राज्यों में होने हैं, लिस्ट 2 ही राज्यों के लिए अभी आई है और एक साथ आई है। दूसरा वो जो फैक्टर है कि तमाम हारे हुए जो सीटें हैं उसी पर रखना। कुछ बड़े नाम, कुछ को मध्य प्रदेश में हमको दिखा कि हारे हुए उम्मीदवारों को दोबारा मौका मिला। छत्तीसगढ़ में तमाम जो उम्मीदवार हैं उस मामले में आपको नए दिखाई देते हैं, जो विजय बघेल को अगर हम छोड़ दें तो उससे मिलाकर बाकियों को। देखिए, बहुत माइक्रो डिटेल में तो मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि उतना सीटों को लेके मैंने बहुत विश्लेषण नहीं किया है कि लेकिन इसका मैक्रो जो पिक्चर है मैं उसकी बात करूंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस बार जो है इन विधानसभा चुनाव में बहुत फूक फूक के कदम रख रही है। जो उसका अति आत्मविश्वास था कर्नाटक तक कि जो भाजपा कह रहे भाई मोदी जी निकलेंगे तो सब फतेह हो जाएगा, वो इस बार दरका हुआ है हिमाचल और कर्नाटक के बाद। इसलिए वो कोई भी ऐसी गलती नहीं करना चाहती जिससे बाद में पछताना पड़े, और इसीलिए उसने, जो अभी संजय भाई भी कर रहे थे, आइडेंटिफाई की, अपनी चिन्हित की अपनी सीटें कि भाई ए, पी, सी, तो उन्होंने उसी हिसाब से कैंडिडेट डिक्लेयर करना शुरू कर दिया, घोषणा करनी शुरू कर दी कि भाई जाओ, तुमको टिकट दे दिया, अनाउंस कर दिया तुम्हारा टिकट, आप जाकर तैयारी करो और जीतने की पूरी तैयारी करो। तो समय दे दिया। आमतौर पर उम्मीदवार ये कहते हैं, चूंकि चुनाव की जो प्रक्रिया, जिस तरह से चुनाव सुधारों के बाद टीएन सेशन के बाद जो समय कम 15-18 दिन का समय मिलता है, तो वो उम्मीदवारों को शिकायत होती है कि भाई हमें समय नहीं मिला। उस तरह से गांव-गांव, घर-घर, गली-गली जाए, और विधानसभा क्षेत्र बड़े हैं और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दूरियां बहुत हैं गाँवों के बीच में, उसके बीच में। दिल्ली में तो ठीक है, दिल्ली से जहाँ कॉस्मोपॉलिटन है, यहाँ तो मोहल्ले वाली विधानसभाएं हैं, वहाँ दूरियां बहुत हैं। तो ऐसे में समय तो चाहिए, तो समय दे दिया। दूसरा, जो अभी पूर्णिमा जी ने कहा कि भाई जिनको अब नाराज होकर जाना है जाएं, हम डैमेज कंट्रोल कर लेंगे कि एक्स गए और वाई आ गए कि नहीं आ गए, तो वो एक समय मिल जाएगा। तीसरा ये है कि इस बार चुनाव समिति की बैठक में प्रधानमंत्री जी भी शामिल हुए। आमतौर पर प्रधानमंत्री शामिल नहीं होते थे विधानसभा की चुनाव, वो लिस्ट फाइनल होती थी, उसके बाद एक सरसरी तौर पर वो देख लेते थे, बैठक पर नहीं आते, अमित शाह जी रहते थे। इस बार शामिल हुए, तो ये भी अपने आप में संकेत है कि उन्होंने भी सारी चीज़ों को खुद व्यक्तिगत रूप से मॉनिटर किया है। और जो गुंजा ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि आमतौर पर पिछले कई वर्षों से देखा गया विधानसभा चुनाव के नतीजे जो लोकसभा चुनाव में रिफ्लेक्ट नहीं करते, न 2014 में किए और न 2019 में किए, लेकिन कई बार किए भी हैं, करते भी हैं। और इस बार इसलिए थोड़ी अभी अलग है। विधानसभा चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नतीजे नहीं आते हैं तो उसका कार्यकर्ताओं के मनोबल पर भी असर पड़ेगा और मोदी जी की इस घोषणा पर भी असर पड़ेगा कि हम फिर आएंगे तीसरी बार। इसलिए भी कोई गलती या कमी भाजपा नहीं करना चाहती है, इसीलिए उसे पूरी तैयारी शुरू कर दी है। और
कांग्रेस के लिए भी एक तरह से ये वो है संकेत कि भाई देखो हम तो मैदान में उतर रहे हैं तैयारी, अब आप आ सकते हो तो आओ मैदान में। और मध्य प्रदेश की स्थिति थोड़ी, चूंकि सिंधिया के साथ जो 23 विधायक आए थे उनको लेके पार्टी के भीतर बहुत कश्मकश है, बहुत रस्साकशी है। और अभी 3 लोग तो कांग्रेस में चले गए वापस, कभी कल एक समरेंद्र पटेल जो है वो गए, 2 पहले जा चुके हैं कि उनको टिकट नहीं मिल रहा है या क्या, तो वो भी पार्टी को एड्रेस करना है, तो इसलिए वो इस सोच रहे हैं। और जो टिकट अनाउंस है वहाँ भी विरोध शुरू हो गया है, कुछ सीटों पर विरोध के स्वर दिखाए, वो होना है स्वाभाविक, कांग्रेस भी घोषित करेगी वहाँ भी होगा, ये तो जिसको टिकट नहीं मिलेगा वो, ये कोई नई बात नहीं है, अब उस विरोध को वो काउंटर कर लेंगे। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी, आपने प्रश्न किया कि अमित शाह जी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, नड्डा जी राजस्थान को बीजेपी अपने लिए थोड़ा सा बेहतर मान रही है, उनको लगता है वहाँ स्मूथ है चुनाव, इसलिए वो जिम्मेदारी नड्डा जी को दी गई। और जो टफ बैटलफील्ड है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उसमें छत्तीसगढ़ सबसे टफ माना जा रहा है क्योंकि वहाँ पार्टी का कोई नेता और स्ट्रक्चर उस तरह से नहीं बचा है। भूपेश बघेल ने जिस तरह से पूरा जो मोदी जी का गुजरात मॉडल था वैसे उन्होंने छत्तीसगढ़ मॉडल बना दिया है। तो और मध्य प्रदेश को लेके भी कई किंतु परंतु हैं, कई तरह की बातें हैं, तो इसलिए इन दोनों की जिम्मेदारी सीधे अमित शाह जी ने अपने हाथ में ली। उनकी पूरी टीम, उनके तमाम विश्वस्त लोग बाकायदा भोपाल में और रायपुर में बैठ करके पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं तो कहता हूँ वो वेस्ट इंडीज़ की पुरानी टीम है, क्लाइव लाइट के ज़माने की, कि आखिरी गेंद तक छक्का मारने की कोशिश करती है। अब वो 1983 ना हो जाए तो ये भी मतलब रहता है, तो इसलिए कोई तैयारी जो है छोड़ना नहीं चाहती है, उसका एक बड़ा कारण ये है। हाँ संजय जी, आप जो जोड़ना चाहते, मैं आप ही पर आना चाह रहा था। सर मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, जैसे सर ने बोला कि वेस्ट इंडीज की टीम है, नो डाउट मैन टू मैन मैपिंग की गई है। अब देखिए भूपेश बघेल के अगेंस्ट में किसको टिकट दिए, उनके भतीजे को जो 2004 में उनको हरा चुके हैं, तो देखिए किस तरह की मैपिंग की गई है। और अमित शाह, रमन सिंह के भतीजे हैं वो, सॉरी रमन सिंह, सॉरी, मतलब किस तरह से मैपिंग की जा रही है। अब अमित शाह जब भी पॉलिटिक्स करते हैं, जो उनका काम करने का स्टाइल है वो मैन टू मैन, जैसे स्टॉकर प्लेयर होते हैं उस तरह खेलते हैं, सबको एक तरफ से मतलब बिछाते हैं तब वो गेम करते हैं, तो वो अलग है। और ऑब्वियसली जैसे सर ने बताया कि राजस्थान नड्डा जी की को दिया गया और उनका काम करने का तरीका अलग है, तो जो भी टफ जगह होती है तो अमित शाह को दी जाती है। नड्डा जी के बेटों की शादियां भी राजस्थान में हुई हैं। चलिए, तो आपने एक राजस्थान कनेक्शन बता दिया कि क्यों वो मिला है। संजय जी, जो मैं सवाल आपसे करना चाह रहा था, क्योंकि आपने सर के उस रिमार्क पर अपनी एक बात रखी है, आप बोल रहे हैं मैन टू मैन मार्किंग हुई है, आप बोल रहे हैं इतनी चीजों का ध्यान रखा गया, लेकिन उसमें स्वाभाविक तौर पर कुछ गड़बड़ियां, कुछ नाराजगियां दिखाई दी। अगर इतनी तैयारी थी तो फिर ये नाराजगी क्यों आई? देखिए सर उत्कर्ष जी, अगर कोई भी 100% तो कभी हो नहीं सकता। आप किसी को भी पार्टी का अगर टिकट वितरण करते हैं तो कोई ना कोई जिंदगी में उसको 1000 वोट ना मिले इस इंसान को, वो भी विद्रोह करने के लिए खड़ा हो जाता है अगर वो पार्टी का कार्यकर्ता। तो जहां तक बात हो रही थी कि भाई किसी में श्री की जगह श्रीमती लग गया है, तो ये टाइपो एरर कहते हैं इसको, जो जैसे टाइप कर रहा है। आपको याद होगा कि एक एफिडेविट में सोनिया गांधी जी ने लिख दिया था MA फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लिश जो कुछ था, तो इतनी बड़ी टाइपो एरर हो जाती, तो श्री और श्रीमती तो बहुत छोटा वाला टाइपो एरर है। नहीं, वो टाइपो एरर इसलिए खूब हाईलाइट होता है ना, क्योंकि आजकल पार्टियां जब उम्मीदवारों की सूची देती हैं तो उसके बाद वो बताती हैं कि इतने SC कैंडिडेट हैं, इतने ST कैंडिडेट हैं, इतना महिलाएं हैं, तो वो रिप्रेजेंटेशन की जो संख्या है उसको दिखाकर एक मैसेज देने की कोशिश होती है। और उसके बाद जहां मैं आगे इस डिबेट, इस पूरी बातचीत को ले जाना चाह रहा था, वो वही था कि सोशल मैसेजिंग, क्योंकि इंजीनियरिंग का एक एग्जाम्पल गुंजा जी ने दिया था, वो हो पाया कि नहीं। और मैं एक काम करता हूँ, सवाल बिलाल साहब आपसे ले ही लेता हूँ कि इस पूरी लिस्ट में, क्योंकि जैसा विनोद जी ने भी कहा कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश भाजपा अपने लिए चुनौती मान रही है, और अगर रिजल्ट को देखे जाए तो दोनों ही राज्य ऐसे थे, अगर पिछले विधानसभा चुनावों के सीधे परिणामों को देखा जाए तो जहां भाजपा की हार हुई थी, हार राजस्थान में भी हुई थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में खास तौर पर आप एक ऐसी हार को पाए थे जो छत्तीसगढ़ के राजनीतिक इतिहास में अब तक नहीं आया था। ऐसा बहुमत किसी भी सरकार का नहीं आया था जो भूपेश बघेल सरकार के पास है। क्या आपको लगता है कि जो इक्वेशन का ध्यान रखा गया उस पूरी लिस्ट में, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो 10 SC कैंडिडेट हैं, 10 ST कैंडिडेट हैं, 1 SC कैंडिडेट है, 5 महिलाएं हैं, मध्य प्रदेश में 4 महिलाएं हैं, क्या वो सोशल इंजीनियरिंग आपको दिखाई देती है? जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है तो उसमें तो कोई दो राय नहीं कि वो परिस्थितियों के अनुरूप जो बेस्ट सोशल इंजीनियरिंग कॉम्बिनेशन होता है उसके अकॉर्डिंग देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि स्टेट के अंदर जो आप चुनाव जीतते हैं, पार्टी इंप्रेशन, कार्डर के मजबूती और पार्टी का स्टेट के अंदर छत्रप है, उसके बिहाफ वो पुल करता है इलेक्शन आपका। तो छत्तीसगढ़ में रमन सिंह 3 बार रह चुके लेकिन अब एग्जॉस्ट हो गए, सेकेंड लाइन डेवलप नहीं हुई। मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान है, 3 बार हो चुके हैं, एंटी इनकम्पेंसी है।
राजस्थान के अंदर छत्र वसुंधरा राज्य हैं, उनके साथ पार्टी का एक छोटा सा एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पा रही है, या हो पाएगी वो इन फ्यूचर की बात है। तो ओवरऑल स्टेट्स को जो पुल अप करते हैं वो छत्र अप करते हैं, क्योंकि अगर आप इस एग्जाम्पल को कर्नाटक पे ड्राइव करें, जिस तरह से येदियुरप्पा जी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लाया गया और वो छत्रप थे कर्नाटक के, और उनकी वजह से वो डैमेज स्टेट हुआ। मेरे को ये अंदेशा है कि अगर छत्रप को आप इम्पोर्टेंस नहीं देंगे स्टेट के, और आपने सेकंड लाइन एक ऐसा फेस नहीं दिया जो एक्सेप्टेबिलिटी हो, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो सकती है। लार्जर लेवल पर मोदी जी अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग लीडर है, नो डाउट, लेकिन वो लोकल लेवल पे कितना कनेक्ट कर पाते हैं ये अलग डिफरेंस, क्योंकि मोदी जी का जो एक परसेप्शन है वो नेशनल अपील रखते हैं, वो लोकल इश्यूज को किस तरह से एड्रेस करेंगे, ये इसका एक कॉम्बिनेशन बनाने की ज़रूरत है भारतीय जनता पार्टी को। आप बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को एक कॉम्बिनेशन बनाने की जरूरत है। गुंजा जी, मैं आपसे एक सवाल लेता हूं, वो ये कि जिस नाराजगी की बात हो रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक फैक्शन है, तो आप ही ने कहा कि 3 लोग हैं जो इधर से उधर जा चुके हैं। कई लोग कह रहे हैं, जिसका जिक्र पूर्णिमा जी ने भी किया, कि इतने पहले लिस्ट आने से होगा ये कि जो डैमेज है उसका असर जमीन पर तब तक नहीं होगा, लोग भूल जाएंगे। पर क्या आपको लगता है कि ये तब तक लोग भूल जाएंगे? क्योंकि उसमें ना जो क्लॉज जुड़ जाता है वो ये है कि पूरी लिस्ट नहीं है, अभी इस तरीके की एक बहुत बड़ी लिस्ट आनी बाकी है। अभी तो ये सिर्फ 39 उम्मीदवारों का ऐलान है, अगर मध्य प्रदेश की खासतौर पर बात की जाए, और उसमें भी अभी ये वो बेल्ट नहीं है जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया या नरेंद्र सिंह तोमर, उनका जो गढ़ है जिसे हम ग्वालियर गुना वाली बेल्ट कहते हैं, इस पूरी बेल्ट में अगर आप देखेंगे तो दूसरे इलाके जो कि आदिवासी बाहुल इलाके हैं वहां पर ऐलान हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि पार्टी एक टेस्ट की और दिखा कि हाँ कुछ लोग छोड़कर जा रहे हैं, अब इससे बड़ा ज्यादा डैमेज शायद आना बाकी भी है, तो उससे कैसे कंट्रोल होगा? आई डोंट थिंक ये इसलिए करा गया है जिससे कि लोग भूल जाएं, क्योंकि पब्लिक मेमोरी तो वैसे ही शॉर्ट होती है। हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा है कि बड़े दिग्गज नेता आ जाते हैं और फिर वो जीत भी जाते हैं, तो पब्लिक मेमोरी को लेके यहाँ पे कोई कंसर्न नहीं है। यहाँ पे मेरे हिसाब से, और आई एम नो एक्सपर्ट इन इट, और मेरे को पता नहीं कि बीजेपी की कार्यकारिणी बैठक में क्या चर्चा होती है, बट जहाँ तक मैं अंदाज लगा रही हूँ, इट्स परहैप्स बिकॉज उनको पता है कि ये सीट्स में तो डेफिनेटली ही डैमेज होने ही वाला है, और यहाँ पे जो हमारा अपना कैंडिडेट है, मे बी जो बाहुबली भी है उस रीजन का, जिसके पास रिसोर्सेज भी हैं, जो पैसा भी लगा सकता है, जो क्राउड भी इकट्ठा कर सकता है, शायद वही नाराज होने की कगार पर है। तो पहले इनको यहाँ पर हम कंट्रोल कर लेते हैं, और बाकी का जहाँ पे हमको पता है कि ये गया गुजरा है, यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है, यहाँ तो नाराज होंगे ही होंगे, उनको शायद उन्होंने नहीं टच किया है। तो जहां पर एक थोड़ा मेजनीन स्टेट है, ग्रे एरिया है, वहां पर परहैप्स अभी अटेंशन दे रहे हैं वो लोग। आप कह रहे हैं ग्रे एरिया को टच करने की कोशिश की गई है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है, ढेर सारे एंगल आ गए हैं, लेकिन एक सवाल जो मैं आपके लिए और उसके जरिए मैं आपको चर्चा में लाना चाहूंगा वो ये कि ये भाजपा स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स नहीं दिखती है, बीजेपी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स नहीं दिखती है कि महीनों पहले उम्मीदवारों का ऐलान। आपके हिसाब से इसके पीछे की वजह क्या रही कि ऐसा भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ा? नहीं, मुझे लगता है कि राजनीति हो या समाज जीवन के किसी क्षेत्र में हो, सरप्राइज एलिमेंट बहुत महत्वपूर्ण होता है। नरेंद्र मोदी युग की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति सरप्राइज एलिमेंट को बहुत अच्छे से उपयोग करती है। आप अगर तैयार हैं और दूसरे को चौंकाने की क्षमता रखते हैं तो निश्चित तौर पर सामने वाले के ऊपर आप हावी हो सकते हैं। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के लिए मध्य प्रदेश गुजरात जैसा ही महत्वपूर्ण है। गुजरात जैसा ही भारतीय जनता पार्टी की वहां लगभग हर परिवार में सांगठनिक पहुंच है। गुजरात जैसा ही भारतीय जनता पार्टी सबसे पहला, चूंकि वहां गोधरा हुआ, गुजरात हुआ, इसलिए उसकी चर्चा बहुत होती है, लेकिन संघ भाजपा विचार के तौर पर जो सबसे बड़ी जमीन है वो मध्य प्रदेश है। उस मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 2018 में एक हार देख चुकी है। जो अनुसूचित जाति जनजाति की सीटें हैं उस पर विशेष करके उनको लगता है कि हमने इतना कुछ किया, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हुए, फिर अभी द्रौपदी मुर्मू जी हुई, उसके बावजूद अगर हम इन सीटों पर नहीं जीत पाए। और आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सिकल सेल एनीमिया जो उन्मूलन का कार्यक्रम चलाया था, तो शहडोल के एक गांव से चलाया था, और वो गांव जाना ही इसीलिए जाता है कि वहां के आदिवासी लोगों ने बहुत से ऐसे काम किए हैं, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप का मसला हो, वहां से फुटबॉलर निकलते हैं, और उन सब के बीच में प्रधानमंत्री पहुंचे। बड़ा फोकस्ड है।
ये वो सीटें जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई कठिन सवाल पहले हल कर लो, तो बड़ा मजाक बना था उनका, कह रहे ये तो विद्यार्थियों को फेल करा देंगे, परीक्षा में जाएंगे कठिन सवाल में फंस जाएंगे। लेकिन अगर आप देखें कि अगर आप कठिन सवाल हल कर ले जा रहे हैं तो सरल वाले तो आपके यूं ही हल हो जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने ये जो सीटें चुनी हैं सबसे कठिन से थोड़ी कम कठिन, यानी जहां पर वो जीत सकते हैं, जहां पर वो जीत हासिल कर सकते हैं। और अगर इन सीटों का मैनेजमेंट उन्होंने ठीक कर लिया तो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में ऐसे नंबर पर पहुंच सकती है जिसकी कल्पना अभी किसी सर्वे, किसी पोलस्टर के दिमाग में भी नहीं। काउंटर में छत्तीसगढ़ जोड़ देता हूं क्योंकि आपने मध्य प्रदेश का तो जिक्र किया, लिस्ट वहां की भी आई है और वहां जो स्थिति है भाजपा की इस वक्त काफी पीछे है। छत्तीसगढ़ के राजनीतिक इतिहास में इस तरीके का विपक्ष नहीं रहा, इतना छोटा विपक्ष कभी नहीं रहा। क्या वहां पर भी यही फॉर्मूला आपको दिखाई देता है? और क्या वहां वो कन्वर्जन जिसकी आप बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में वो हल हो सकता है कठिन सवाल, क्या वो छत्तीसगढ़ में भी हो सकता है? नहीं, कोशिश वहां भी वही है। और विजय बघेल को जो दुर्ग से सांसद हैं और एक बार उन्होंने हराया भी है भूपेश बघेल को, तो उनको उतारने के पीछे मकसद यही है। अब देखिए, जब आप मुख्यमंत्री के सामने इस तरह का प्रत्याशी उतार देते हैं, आज भी हालांकि मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से बहुत पीछे है, वहां न नेता है, न नीति है, न नीयत है, न कार्यक्रम है। कहीं छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के सामने टिकती नहीं। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये कि लंबे समय से वो कोई ऐसा चेहरा नहीं दे पाए जो भूपेश बघेल को काउंटर करता। दूसरी बड़ी वजह ये, भूपेश बघेल नेता के तौर पर ऐसी कोई गुंजाइश भी नहीं देते हैं। वो खुद को ऐसा कोई नेता नहीं कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति वाला एजेंडा उनके खिलाफ कहीं काउंटर कर जाए, नहीं कर पाते हैं। और इसीलिए जब सरप्राइज एलिमेंट को वहां वो ले जाते हैं तो उनकी कोशिश यही है कि जिस राज्य में उन्होंने राज्य बनने के साथ लगातार 1.5 दशक तक शासन किया, उस राज्य में जो उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई, एकदम किनारे हो गई, एक तो उसको दुरुस्त करें, दूसरा जो सेंटिमेंट होगा अगर वो बढ़त लेते हैं। क्योंकि देखिए, एक बात समझिए, यहां भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कुछ नुकसान वाली स्थिति नहीं है। 3 के तीनों राज्य कांग्रेस जीती थी 2018 में, 19 में भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप कर दिया लोकसभा चुनाव में। यह सेंटिमेंट का मसला है। अगर 3 में से 2 राज्य भारतीय जनता पार्टी जीत जाए, मान लीजिए कि राजस्थान और मध्य प्रदेश, जिसकी बात कही जा रही है कि राजस्थान का जो इतिहास रहा है, रिवाज रहा है, और छत्तीसगढ़ में थोड़ी भी बढ़त हासिल कर लेती है, तो वो उसके लिए बहुत बड़ा सेंटिमेंटल अप होगा, जिसको कहते हैं ना कि आप एकदम भरे हुए से जाएंगे, सामने वाले को एकदम रौंदने के अंदाज में आ जाएंगे। कांग्रेस पार्टी तीनों राज्य जीतेगी, तब भी एक गुंजाइश रहेगी तर्क के तौर पर कि अरे देखिए 18 में तो आप जीते थे, 19 में हार गए। तो भारतीय जनता पार्टी इसीलिए इतने जोखिम लेने की स्थिति में है, प्रयोग करने की स्थिति में, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी बहुत पीछे है। भाजपा के दोनों हाथों में लड्डू है। आप क्या, आप जो हाथों में लड्डू है, मतलब जो हर्षवर्धन जी ने कहा सही कहा कि अगर मान लीजिए 2 राज्य भी जीत लेती है, एक हार भी जाती है, तो उसका मनोबल बढ़ेगा। और कि देखिए वो, और अगर तीनों कांग्रेस फिर जीत ले तो वो तर्क भी चलेगा कि भाई 2018 में आप जीते थे, 2019 में क्या हुआ, तो 2023 में आप जीत भी जाओ तो 24 में क्या होगा। तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है, और छोड़ना भी नहीं चाहिए किसी भी राजनीतिक दल को, कि भाई चुनाव है और चुनाव का मतलब वो फिर चुनाव होता है, युद्ध होता है, युद्ध, राजनीतिक युद्ध, तो उसमें कोई कसर छोड़ने का मतलब अपना नुकसान करना है। तो इसलिए भाजपा ने बहुत प्रीएम्प्ट करके जो कहा हर्षवर्धन जी ने, मैं बिल्कुल 100% सहमत हूँ कि कठिन सवाल पहले हल करने की ये कवायद है। मैं आपसे एक सवाल लेकर आ रहा था, भूपेश बघेल का एक रिएक्शन आया था, उन्होंने कहा था कि कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो हर्ष जी ने कहा कि सरप्राइज एलिमेंट की कोशिश थी चौंकाने की। मध्य प्रदेश में हमने देखा कि कमलनाथ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र करते थे कि हमको अपनी लिस्ट पहली लानी चाहिए। वो उस कर्नाटक पैटर्न को मध्य प्रदेश में भी लागू करना चाहते थे। राजस्थान में भी इस तरीके की बातें हुई हैं कि लिस्ट हमको चुनावों के ऐलान से पहले या चुनाव के ऐलान से बिल्कुल जिस दिन हो जाए उसी समय तक हमारी लिस्ट रेडी हो। क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के संगठन को भाजपा ने सूची के जरिए सरप्राइज कर पाने में कामयाब रही है? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से सरप्राइज एलिमेंट तो दिया है भाजपा ने। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी सूची आ जाएगी। जब वो चुनाव समिति की बैठक हो रही थी, जिसमें प्रधानमंत्री जी भी आए थे, तब भी हम लोग नहीं समझ रहे थे कि आज लिस्ट आ जाएगी, और अचानक 38 उम्मीदवार वहाँ और 21 उम्मीदवार वहाँ छत्तीसगढ़ में आगे। खबर तो ये भी थी राजस्थान में सूची आ रही है, फ्लैश चला था चैनलों पर, वो नहीं आई। तो वो तो उसमें तो निश्चित रूप से कामयाब रही है भारतीय जनता पार्टी, वो एक सरप्राइज है। और कांग्रेस के लिए ये है कि कांग्रेस को भी जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, खासकर जहाँ जहाँ बीजेपी ने डिक्लेयर कर दिया वहाँ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि उन उम्मीदवारों को जो वो तो कल से चुनाव प्रचार शुरू कर दिया, उनके जुलूस निकलने शुरू हो गए। तो ये तो कांग्रेस के लिए चुनौती भी पेश की भाजपा ने कि हमने तो कर दिया, तुम आओ। जो चुनौती कर्नाटक में कांग्रेस ने पेश की थी, 124 उम्मीदवार घोषित किए थे पहली लिस्ट में,
पहली सूची में, तो लगभग वही है। भूपेश बघेल वाली बात है, जो विजय बघेल को टिकट दिया, रमन सिंह के भतीजे हैं जो, तो वो ऐसा होता है कि बड़े नेता को फंसाने का भी एक होता है कि बड़े नेता के खिलाफ एक मजबूत उम्मीदवार दे दीजिए, वो हारे जीते वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि बड़े नेता को अपने क्षेत्र में समय देना पड़ता है, फिर उसको घूमना, जैसे अगर उसके सामने आपने कमजोर उम्मीदवार दे दिया तो वो तो 2 मीटिंग करके आगे निकल गए, पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं। लेकिन अगर मजबूत उम्मीदवार है तो बार बार लौट के आना पड़ेगा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी। तो इसलिए, और एक परसेप्शन बैटल भी है कि देखिए हम मुख्यमंत्री को भी केक वॉक नहीं दे रहे हैं, हम लड़ेंगे कि सीट पे, तो ये भी बीजेपी ने किया है। और बीजेपी ने पहली बार नहीं किया, भाई राहुल गांधी के खिलाफ स्मृति ईरानी को दिया और बाद में एक बार वो हारी, दूसरी बार जीती भी। तो ये इस तरह का जो है लड़ाई हमेशा भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के लिए का मनोबल बढ़ाने के लिए पार्टी का, और जिसको कहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, क्रिकेट की भाषा में, किलिंग इंस्टिंक्ट या किलर इंस्टिंक्ट क्या बोलते हैं है, वो जो है, जो भारतीय टीम में सौरव गांगुली के जमाने से आ गया था, वो उस तरह से उतरती है मैदान में। संजय जी, अब एक बात इसी से आगे बढ़ाता हूं और वो ये पूछता हूं कि क्या ये वाली बात जो विनोद जी ने कही, क्या अब कांग्रेस बीजेपी के पिच पर बैटिंग करते दिखाई देगी कि उन उम्मीदवारों का ऐलान करिए जहां पर भाजपा ने कर दिया? और ये जो एक ट्रैप होता है, जो हम 2015 से देखते हैं कि बिहार में ये कहा जाता, लालू प्रसाद यादव बोलते थे कि देखिए मैंने बीजेपी को मजबूर किया कि वो मेरी पिच पर आकर बैटिंग करे, मैं जिस जादू टोना की बात करता हूं, सुबह में वो हल्दी लगाने की बात करता हूं, दोपहर को पीएम स्पीच दे देते हैं। तो क्या अब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में बीजेपी की पिच पर कांग्रेस आ रही है या आना पड़ेगा? देखिए, सहमत तो हमेशा लगा रहता है, दोनों राजनीतिक पार्टियां कोशिश करती रहती हैं, नो डाउट। अगर हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी, तो इस समय वो कहीं ना कहीं एज लेती हुई दिख रही है, और एज है तो फिर आपको दूसरी पार्टी को उसके पिच पे आके खेलना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई हमने बैटिंग कर ली, हमने एक रन बना लिया, तो आपको तो आना पड़ेगा बैटिंग करने के लिए। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक चीजें ये डिक्लेयर करके अपने कैंडिडेटों को ये सेट कर दिया है कि भैया आप भी मेरे पिच पे खेलो। जैसे विनोद जी बोल रहे थे कि आप जब नाम डिक्लेयर कर देते हो, चाहे बड़ा हो या छोटा नेता, उसको काम करना पड़ता है। और बड़े नेता के सामने, जब से भूपेश बघेल के सामने अगर कोई पटेल साहब आ जाते हैं, तो उनके लिए भी एक चिंता का विषय हो जाता है कि उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी पे ध्यान देना पड़ेगा। मान लीजिए आप पूरा प्रदेश जीत लिए और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी हार गए, तो आपके लिए डेंट का काम करेगा। तो कहीं ना कहीं एक तरह से स्ट्रेटेजिकल जो शिफ्ट हुआ है, ये कहीं ना कहीं ये कांग्रेस पार्टी के लिए थोड़ा सा चिंता का विषय है। और कांग्रेस, जैसे अभी आपने बताया कि कमलनाथ जी बोल रहे थे कि अनाउंसमेंट पहले होना चाहिए, कि ये अब अनाउंसमेंट का प्रेशर उन पर बढ़ जाएगा। प्रेशर से दो चीजें होंगी, गलतियां भी हो सकती हैं और अच्छा हो सकता है, लेकिन गलतियां होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। जब प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है तो वहां गलतियां होती हैं, और कहीं ना कहीं आदमी को उसका खमेजाना भुगतना पड़ता है और पार्टी को डेंट उठाना पड़ता है। पूर्णिमा जी, हाँ आप। नहीं, मैं एक चीज ऐड कर दूं, शायद विनोद जी, मुझे लग रहा है विजय बघेल भूपेश बघेल के ही भतीजे हैं। भूपेश के हाँ। रमन सिंह नहीं? नहीं, अच्छा, क्योंकि मैं थोड़ा उससे मैं भी कंफ्यूज। जी हाँ, इस करेक्शन के बाद मैं जो सवाल लेकर आपके पास आना चाह रहा था वो ये था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लिए जो इस तरीके से कंफर्टेबल चीज दिखाई देती है कि उनके पास एक लीडरशिप है, भाजपा के पास वो नहीं दिखाई देती। मध्य प्रदेश में स्थिति उलट दिखाई देती है कि मध्य प्रदेश में भी भाजपा ने अब तक ये नहीं कहा कि वो शिवराज सिंह चौहान के नाम के साथ ही चुनावों में जाने वाले हैं, और ऐसे में ढेर सारे वो कयास कि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे, कि शिवराज सिंह चौहान होंगे, कि नरेंद्र सिंह तोमर होंगे। और अब जब लिस्ट आ गई है, कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि किस नेता की चली, किस नेता के कितने उम्मीदवार उस लिस्ट में आपको दिखाई दे रहे हैं? क्या जैसे जैसे ये लिस्ट सामने आएगी, जिस गुटबाजी की हम बात करते हैं कि ढेर सारे गुट जो दिखाई देते हैं, क्या वो बढ़ेगी या आपको लगता है कि नहीं, वो तो कंट्रोल हो रही है और इसीलिए इतना पहले और थोड़ा थोड़ा करके इस लिस्ट को सामने किया जा रहा है? नहीं, देखिए उत्कर्ष जी, जैसे छत्तीसगढ़ में या मध्य प्रदेश में बीजेपी के पास कोई बहुत स्ट्रांग चेहरा नहीं है, तो किसकी चली ये अभी कहना बहुत जल्दी है। भाई सिर्फ 38 सीटें आई हैं लिस्ट मध्य प्रदेश में, और वहां से 39, हाँ मतलब हाँ 39 और उधर 19 आई हैं शायद, या 21 आई हैं। तो अभी उसको लेके हम ये एनालिसिस नहीं कर सकते कि किसकी चली या किसकी नहीं चली। जैसे अभी सभी लोगों ने कहा कि कमजोर सीटों पे, जो कि उनकी जीती हुई सीटें नहीं रही हैं कभी, उस पर इन्होंने उतार दिया है ताकि कैंडिडेट्स अपना वहां पे पुख्ता काम कर सके। किसकी चली किसकी नहीं चली, ये जब उनके एरिया की सीटें जब डिक्लेयर होंगी तो कहना ज़्यादा आसान होगा। लेकिन जो मुझे लग रहा है वो ये है कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों जगह में ये एक बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि किसका चेहरा लेके चले। ज्योतिरादित्य सिंधिया को अगर वो प्रोजेक्ट करेंगे, चाहे कहे चाहे अनकहे तरीके से, तो
जो बीजेपी का कैडर है उसमें बहुत जबरदस्त एक रिजेंटमेंट क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि भाई सिंधिया कांग्रेस के बैकग्राउंड से रहे हैं और एकदम से उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए जाने से वहां पे कार्यकर्ता नाराज होंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। छत्तीसगढ़ में तो इनके पास कोई चेहरा ही नहीं है, मतलब वो एक गेसिंग गेम रहेगा कि वो अगर बाई चांस गवर्नमेंट बनने की स्थिति में होती है तो किसको बनाएंगे। तो रमन सिंह के बाद उन्होंने ऐसा कोई लोकल लेवल पे किसी को प्रमोट नहीं किया जो कि माना जा सके कि ये सबसे बड़े फर्स्ट अमंग द इक्वल्स वाली बात जो होती है। तो दोनों जगह चुनौती बीजेपी के लिए है ये। अब किसकी चली किसकी नहीं चली, बहुत ज़्यादा सीटों का विश्लेषण चूंकि अभी मैंने नहीं किया है तो वो इतने थोड़े नंबर की सीटों पे मैं नहीं उस पर कमेंट कर सकती हूँ। जरूर, मतलब ये तो सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब लोगों को चाहिए। बिल्कुल, ये मैं बोलने वाला था। उनके अमित शाह ने कमान अगर ले ली है, दोनों किसी की नहीं चली, उन्हीं की चली। और ये आप कह सकते हैं कि उनके जो भरोसेमंद नेता हैं वहाँ राज्यों में, उन्होंने जो नाम दिए होंगे, लेकिन अमित शाह का अपना एक सिस्टम है, वो खाली उन्हीं पर नहीं निर्भर करते हैं कि मान लीजिए उनका कोई क्लोज नेता, नरेंद्र सिंह तोमर मान लीजिए उनके बहुत नज़दीक हैं, अब नरेंद्र सिंह तोमर ने 10 नाम दे दिए तो 10 वो क्लियर कर देना। उनका एक काउंटर चेक का सिस्टम भी है कि वो फिर उसको काउंटर चेक करके और तब अगर वो संतुष्ट होंगे कि ये विनेबिलिटी है, तब वो टिकट उनको फाइनल होगा। हर्ष जी, आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे और उसके साथ साथ मैं अपने एक सवाल भी जोड़ लेता हूं। जब आप ज्वाइन किए थे तो जिस बात का जिक्र विनोद जी कर रहे थे वो राजस्थान कनेक्शन जेपी नड्डा वाला, उसका जिक्र इसलिए आ रहा था क्योंकि ये दो राज्य अमित शाह उसको नजदीक से देख रहे हैं, वहां की तमाम रणनीतियों को वो अपने हाथ में लिए हुए हैं। आप जो काउंटर कर रहे थे पहले आप उसको रखिएगा, और उसके बाद मेरा जो सवाल आपसे होने वाला है वो ये कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस बेल्ट से आते हैं, अभी उस बेल्ट के ढेर सारे उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ है। क्या वो एक प्रॉब्लम है, वो एक समस्या है जिसको टैकल बहुत सावधानी से, बहुत अलग तरीके से करना होगा, क्योंकि वो विधायकों की संख्या बहुत ज्यादा थी, जिनको किस तरीके से एडजस्ट किया जाएगा ये एक सवाल है। हमने देखा जो नाराज हुआ वो कांग्रेस जाने लगा है, तो वो एक डोर ओपनिंग ना हो जाए और वो बहुत बड़ी ना हो जाए। देखिए, पहले तो ये कि उत्कर्ष, मैं काउंटर नहीं करने जा रहा हूँ, विनोद जी की बात को आगे बढ़ाने जा रहा हूँ। ये एकदम सही है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वो सीधे मॉनिटर कर रहे हैं अमित शाह। अब इसका मतलब ये नहीं है कि राजस्थान को नहीं देखेंगे या कहीं नहीं देखेंगे, चुनावी राज्य होता है तो वो देखते ही हैं। लेकिन चूंकि राजस्थान भाजपा के लिए सबसे आसान है, लाख वहाँ कह रहे हैं कि वसुंधरा का क्या होगा, ये सब वहाँ कमल निशान लोग पहचानते हैं, भाजपा के कैडर बहुत मुश्किल नहीं होती है। वसुंधरा राजे का अपना एक प्रभाव है, वो अगर समझ जाएंगी कि उनके पुत्र का राजनीतिक भविष्य क्या होना है तो शायद वो कुछ रास्ता निकल जाएगा, नहीं तो उनके लिए भी मुश्किल होगी। चुनाव तो वहाँ पार्टियों का होना है। मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में जो सीटों पर जो टिकट गए हैं, निश्चित तौर पर अमित शाह उसको देख रहे हैं। चंबल जिसको कहते हैं ना कि जो ये एक क्या कहेंगे, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, ये पूरा जो अगर कहें तो इस पूरे इलाके की बहुत सी सीटों पर प्रत्याशी घोषित इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि अभी मत कीजिए, अभी थोड़ा और समय लेते हैं। निश्चित तौर पर दबाव है, नरेंद्र सिंह तोमर उनके जो एक तरह से बड़े चेहरे हैं, बार बार उनका भी नाम आता है। लेकिन मध्य प्रदेश में भाजपा में कोई कंफ्यूजन अब नहीं। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, हैं और फिलहाल रहेंगे। फिलहाल मैं इसलिए कह रहा हूं कि आगे बदलाव हो सकता है, वो भविष्य में हो सकता है। लेकिन भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व उनका विकल्प खोजने की कोशिश करके अब कहें कि वो हार चुका है, उसको लगता है थक चुका है, उसको लगता है कि सबसे बेहतर चेहरा शिवराज सिंह चौहान है और शिवराज सिंह चौहान ने वो कर लिया है। तो मध्य प्रदेश में वो संकट नहीं, मध्य प्रदेश में संकट संतुलन का है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए भी संकट है कि उनके साथ के जो नेता जा रहे हैं वो कोई ऐसे नेता, अभी तक एक नेता को छोड़ दें तो कोई ऐसा नेता नहीं जिसका बहुत प्रभाव हो। अब भाजपा टिकट कैसे बांट रही है, उस सूची को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने जिन टिकटों को बांटा है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के लीडर हैं, जिला स्तर के नेता हैं। कोई जिला अध्यक्ष रहा है, कोई पूर्व जिला अध्यक्ष है, कोई जिला पंचायत सदस्य है, कोई लड़ा हार गया है। यानी भारतीय जनता पार्टी उन लोगों को लेकर आ रही जिनके पास 5,000, 10,000, 20,000, 25,000 वोट अपने हैं और वो इसके बाद आगे आके लड़ रहे हैं। तो बहुत क्लैरिटी है, कोई कंफ्यूजन बहुत ज्यादा नहीं है। छत्तीसगढ़ में इसके बावजूद, चूंकि वो प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद चूंकि देर हो गई, आपको भूपेश बघेल के खिलाफ कार्यक्रम चलाने थे, आंदोलन करना था। कवर्धा में जो एक तरह से स्थिति बनी थी, जिस वक्त भूपेश बघेल चले गए थे प्रियंका जी के साथ उत्तर प्रदेश, उस वक्त कुछ करना चाहिए था। उसके बाद वो कंटिन्यूएशन में नहीं हो पाया, आपकी लीडरशिप नहीं, उसका नुकसान है। लेकिन मध्य प्रदेश में मुझे ऐसा कोई संकट नहीं दिखता, ना तो कंफ्यूजन है, ना संतुलन की समस्या है, ना प्रत्याशी चुनने में कोई दिक्कत आने वाली। भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में ज्यादातर बड़े नेता वहीं से आते हैं। बी.डी. शर्मा
ग्वालियर से, नरोत्तम मिश्रा ग्वालियर से, नरेंद्र सिंह तोमर भिंड से, अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी जोड़ लीजिए। तो 4 बड़े नेता दिग्गज जो है वो उसी क्षेत्र से आते हैं। सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, सबके अपनी पसंदगी नापसंदगी है। तो ये भी एक कारण है देर होने का। अब महाकौशल में मान लीजिए दूसरे नेता हैं, या मालवा में कैलाश विजयवर्गीय हैं, तो वो उस तरह का संतुलन है वहाँ। यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा एक जटिलता है ग्वालियर चंबल संभाग में। वो फिर सारे जो विधायक जो आए थे जो ज्योतिरादित्य के साथ, वो भी इसी क्षेत्र के हैं अधिकतम, बिल्कुल। तो उनको एडजस्ट करना है कि किसका टिकट कटना है, क्या, ये सारी चीज़ें हैं जिनको मुझे लगता है सुलझाने में पार्टी लगी होगी। बिलाल साहब, आप जो सवाल मैं पूछना चाह रहा था, जिसका जिक्र विनोद सर ने कर ही दिया, वो यही था कि क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में खासतौर पर एक बड़ी फांस है जो अभी भाजपा के लिए निकालनी बची है, और वो वो पूरा इलाका है जहां पर आपके पास बाहर से ढेर सारे विधायक आए हैं। वो आपके कार्यकर्ता नहीं थे, वो आपके प्राथमिक तौर पर उम्मीदवार भी नहीं थे पिछले विधानसभा चुनाव में, लेकिन अब क्योंकि वो आपके लिए जीते हैं, उन्होंने जीत कर आपकी सरकार बनवाई है, तो या तो उनको कंटिन्यू करना, या उनके खिलाफ जो लोग खड़े थे 1 साल पहले बमुश्किल, उनमें से किसी को एडजस्ट करना। ज्यादा बड़ी फांस मध्य प्रदेश में भी बीजेपी के लिए फंसी हुई है। देखिए, जैसे विनोद सर ने कहा, ट्रिकी तो है, इसमें दो राय नहीं। कैंडिडेट की अपनी एक भूमिका होती है क्षेत्र में, उसकी क्या कैपेसिटी है इस पर डिपेंड करता है। क्या उसको दूसरी जगह पार्टी से टिकट मिल सकता है, उस कैपेसिटी को तलाशता है। अगर उसको मिलने की संभावना लगती है तो शिफ्ट कर लेता है, और कैंडिडेट को ऐसा लगता है कि मेरी इस कैपेसिटी नहीं है कि मैं दूसरी जगह जाके टिकट भी ले लूं और जीत भी पाऊं, तब वो स्टे कर जाता है उसी पार्टी में, तो फिर उसी संगठन का हिस्सा हो जाता है। और साथ ही साथ ये देखने ज़रूरी है कि आपका पार्टी संगठन उस प्रॉब्लम को किस तरह से डिफ्यूज करता है, और मेरा ख्याल लगता है भारतीय जनता पार्टी इसमें तो काफ़ी एक्सपर्ट है। चलिए, इस चर्चा को यहाँ विराम देने से पहले बहुत तेजी से सबसे के क्विक रिमार्क्स लेंगे, क्योंकि हमारे लिए पत्रकारों के लिए विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया। वो चुनावों की तारीखों का ऐलान वो उतना मायने नहीं रखता जितना उम्मीदवारों के ऐलान से। जैसा विनोद सर ने कहा था कि उस एक लाइन को अगर मैं यहाँ लूँ कि अब तो हर एक कार्यक्रम वो चुनावी कार्यक्रम है। वहां जो उम्मीदवार घोषित हो गए हैं, वो जो कुछ कर रहे हैं, वो एक तरीके से प्रचार है। गुंजा जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भाजपा की लिस्ट आना, भाजपा के लिए फायदा नुकसान? भाजपा के पर्सपेक्टिव से देखें तो आई एम श्योर उनके पास अपनी एनालिसिस होगी, जिसकी वजह से उन्होंने ये निकाला है, अपने फायदे के लिए ही निकाला होगा। लेकिन एक बात जो हर्ष जी ने अभी कही कि एक सरप्राइज थ्रो किया है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज वही सरप्राइज कर्नाटका में थ्रो किया था। तो दे हैव डेफिनेटली कॉट छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश में, जहाँ पे कांग्रेस सोच रही थी कि वी आर एट अ वेरी कंफर्टेबल लेवल, उनको थोड़ा ऑफ गार्ड तो करा है ये करके। और जैसा कि मतलब हम लोग देखते आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी इज जस्ट नोन फॉर अनप्रेडिक्टेबिलिटी, तो उन्होंने वापस से एक बार दिखा दिया है कि कुछ प्रेडिक्टेबल नहीं है उनकी भाजपा में। कांग्रेस के सामने सबसे जल्दी पहले तो उम्मीदवारों को लाना, पूर्णिमा जी, और उसके बाद आपको क्या लगता है इस लिस्ट के आने के बाद सबसे पहली चुनौती उम्मीदवारों के ऐलान के अलावा क्या दिखाई देती है? चेहरे की चुनौती तो होगी उनके पास। भूपेश बघेल के बारे में तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन राजस्थान में, मध्य प्रदेश में हर जगह चेहरे की चुनौती जरूर होगी। मध्य प्रदेश में अभी तक उन्होंने घोषित नहीं किया है, लेकिन वहाँ पे अंदर में सिर्फ फुड़ावल बहुत है, हम सबको पता है, और आपस में बहुत ज़्यादा एक राइवलरी भी है। तो कमलनाथ का नाम अगर डिक्लेयर होता है तो दिग्विजय सिंह का अपना एक धड़ा है, वो क्या कैसे रिएक्ट करेंगे इसको देखना होगा। वहाँ पे पायलट जी और गहलोत जी की आपस की जो खींचातानी है वो चल ही रही है। तो कांग्रेस के लिए चुनौती इन सबको साधने की है फिलहाल। चेहरे की जहाँ तक बात हो रही थी हर्षी, अगर उस पर आ जाएं, मध्य प्रदेश की बात करें, क्या आपको लगता है कि हाँ, शिवराज सिंह चौहान, जिसका आपने हल्का सा जिक्र किया कि वहां एक थकान सी चीज जरूर दिखाई देती है, क्या वही अब एक सर्वमान्य नेता के तौर पर आगे जाएंगे या नहीं, वहां कोई चेहरा नहीं आएगा और वो मैसेज क्लियर रहेगा नीचे तक? नहीं, मुझे लगता है ना तो कांग्रेस को कोई कंफ्यूजन है, ना भारतीय जनता पार्टी को कोई कंफ्यूजन है। भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के दावेदार शिवराज सिंह चौहान है, कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ है, इसमें कोई भ्रम नहीं है। दोनों पार्टियां इसको स्पष्ट तौर पे बता रही हैं। राजस्थान में फिलहाल अशोक गहलोत के ही नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, वहां उसको कोई कंफ्यूजन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चेहरे के साथ नहीं जाएगी। नरेंद्र मोदी का चेहरा, कमल निशान उसी पर जाएगी, और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल मुख्यमंत्री, वहां कहां कंफ्यूजन? तो मुझे नहीं लगता कांग्रेस को कंफ्यूजन है। आपको लगता है कांग्रेस को कोई कंफ्यूजन नहीं बिलाल साहब? क्योंकि अब हम इसको थोड़ा सा सारे विधानसभा राज्यों के तौर पर एक क्लोजिंग रिमार्क के तौर पर देख रहे हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। आपके हिसाब से अब अगला इंटरेस्टिंग मूव यहाँ क्या होना है? उम्मीदवारों का ऐलान हो गया, अब जो कार्यक्रम होंगे, और इसमें से अमित शाह को भी कई बार इन दोनों राज्यों में जाना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी कुछ कार्यक्रम प्रस्तावित हैं, और जो इन जिलों में पड़ेंगे जहां उम्मीदवारों का ऐलान हो गया, पार्टियां तो ये मानकर चल रही हैं कि वो सारे कार्यक्रम अब राजनीतिक होंगे।
देखिए, जहाँ तक मध्य प्रदेश राजस्थान की सवाल है और छत्तीसगढ़ का सवाल है, तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो पैटर्न कांग्रेस ने अपनाया है, जिस तरह से उन्होंने कुछ योजनाएं चलाई हैं, वो वही योजनाएं हैं जिसके माध्यम से नरेंद्र मोदी जी ने एक देश के अंदर लाभार्थी वर्ग तैयार किया था। या ये कह सकते हैं कि उस तरह की योजनाएं जो केजरीवाल ने एड्रेस की थी दिल्ली के अंदर, ये छोटी छोटी योजनाएं जो जन सरोकार से जुड़ी है, जन समाज से जुड़ी हुई है और लोगों को अपील करती हैं। ये वो छोटी छोटी योजना है जिससे आप अपने वोट बैंक का ताना बाना बुनते हैं। ये वो योजना है जिससे आप जनता के अंदर एक कॉन्फिडेंस हासिल करते हैं। तो कांग्रेस उस पैटर्न पे काम कर रही है। अगर कांग्रेस अपनी तरफ से कोई ऐसी गलती ना करे या कोई मिसमैनेजमेंट ना हो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में, तो मेरा ख्याल है प्रोस्पेक्ट कांग्रेस के लिए इतने बुरे नहीं है जिसको उसको मैनेज करना मुश्किल आ जाए। रहा मध्य प्रदेश का सवाल, तो मध्य प्रदेश में जैसे पूर्णिमा जी ने कहा कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ में जो एक थोड़ा सा रिफ्ट है, मैं इस वक्त मानता हूं कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का इक्वेशन इस वक्त बहुत अच्छा है मध्य प्रदेश के एतबार से। आपको लग रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक साथ है क्या? संजय जी, आपसे अगर पूछूं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हर्ष जी ने जो एक लाइन कही थी उसको ले लेते हैं कि पार्टी के लिए, खासतौर पर भाजपा के लिए, जो भी कुछ होगा वो गेन होगा और परिणाम अगर विपरीत आते हैं तो भी पिछले विधानसभा चुनावों के बाद हुए लोकसभा चुनाव वाला मैसेज होगा। क्या आपका आकलन कहता है इन तीनों राज्यों के लिए अभी जो परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं, 2 राज्यों में कुछ उम्मीदवार आ गए, तीसरे में रस्साकशी हमको लगातार दिखाई दे रही है? नो डाउट इसमें भारतीय जनता पार्टी का गेन तो है। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो देखिए, उनको खोने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी, प्लानिंग सब इंप्लीमेंट कर रहे हैं। जब हारा हुआ आदमी होता है वो सारी चीजें अप्लाई करता है और उसमें अगर कुछ भी गेन होता है उसका गेन ही माना जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में हारने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं। अगर वो 5 सीट भी अगर ज्यादा पा जाती है, समझ लीजिए उसके लिए बहुत बड़ा गेन है, वो तैयार है उसके लिए। जहां तक हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में अभी तक जो 1-2 महीने पहले की अगर हम चर्चा करें तो नो डाउट चेहरे को लेकर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन था। हो सकता है ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब वो भी हो सकते, लेकिन जिस तरह से उनके आए हुए विधायक जो उनके साथी थे जिस तरह से छोड़ के गए, तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक डेंट कर दिया। और आज के दिन में हमें नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी जो 4 महीने पहले इश्यूज को फेस कर रही थी, आज उसको कोई इश्यूज को फेस कर रही है। वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी एज लेते हुए दिख रही है और स्ट्रेटेजिकली कांग्रेस इसमें थोड़ा सा पीछे हो गई है कि उस स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए टाइम नहीं है। कमलनाथ के सिर्फ चेहरे और कमलनाथ की स्ट्रेटजी पे ही काम हो रहा है और इसके अलावा कोई भी कांग्रेस का स्ट्रेटजी नहीं। जहां तक हम बात करते हैं राजस्थान की, देखिए राजस्थान में गहलोत साहब तो है ही है। अब राजेश पायलट के पास 20-25 विधायक है, लेकिन 20-25 विधायक से कितना डेंट कर पाएंगे वो अलग बात है। लेकिन हाँ, उसका जो ट्रेंड देखते हैं, एक बार कांग्रेस एक बार भारतीय जनता पार्टी, वो थोड़ा सा टफ है। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से स्ट्रेटेजिकल मूव लेती है, एग्जीक्यूट करती है, प्लानिंग लाती है, वो अगर अपनी प्लानिंग में सक्सेसफुल हो जाती है तो हमें नहीं लगता है कि 2 स्टेट में एमपी और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने से कोई रोक सकता है। हर्ष जी, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश पिछले चुनावों में हमने देखा था, विधानसभा चुनाव में खासतौर पर, इन दोनों ही राज्यों में जो आदिवासी बहुल इलाके थे, भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन वहां ज्यादा बेहतर नहीं रहा था। उसी का नुकसान विधानसभा चुनाव के परिणाम के तौर पर दिखाई दिया था। इस बार छत्तीसगढ़ की लिस्ट अगर आप देखते हैं तो रामविचार नेताम जैसे जो एक प्रमुख चेहरा हो सकते हैं उस बेल्ट से आने वाले नेताओं की फहरिस्त में उनको रखा है। नंद कुमार सायके कांग्रेस जाने के बाद उनका नाम है। मध्य प्रदेश की भी लिस्ट में जो रिजर्व सीटें हैं उनको पहले एड्रेस किया गया। आपने जो कहा था कि सबसे कमजोर तो नहीं, उससे कुछ कम, क्या वो आदिवासी जो बेल्ट है उस समीकरण को, उस इलाके को सुलझाने के लिए कोई खास रणनीति आपको दिखाई देती है भारतीय जनता पार्टी के अब तक के जो इस तरीके से एक्शन हमको जमीन पर दिख रहे हैं उसमें? देखिए, आदिवासी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जो पिछड़ी, उसने छत्तीसगढ़ राज्य गंवा दिया और मध्य प्रदेश में एक तरह से वो चुनाव तो हारी गई थी। बाद में तो ज्योतिरादित्य सिंधिया है। भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि उनके लिए सबसे ज्यादा हमने किया और अभी भी लगातार हम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर और द्रौपदी मुर्मू के रायसीना पहाड़ी पर बैठने की वजह से उनको एक भरोसा है कि इस बार इसका लाभ मिलेगा। जैसे गुजरात चुनाव में उस वक्त कहा जाता था कि जो पार्टी है, यहाँ तक कि जो भारतीय ट्राइबल पार्टी है, उसको भी बहुत उस तरह से जो लगता था वो लाभ नहीं मिल सका। भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं उन जगहों पर घुसने में या कहें कि अपनी पकड़ मजबूत करने में मदद मिली है जहां उसके लिए कहा जाता था कि संभव ही नहीं। गुजरात की ऐसी सीटों पर भाजपा जीत गई जो कभी नहीं जीती, बड़े से बड़े अच्छे से अच्छे दौर में नहीं जीती। उसका एक प्रभाव यहां मध्य प्रदेश में वो होते हुए देखती है।
यहां जिन सीटों पर टिकट बांटे गए हैं उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश जहां गए, जहां से सरकारी योजनाओं की शुरुआत की, विशेष करके जो आदिवासी महिलाएं हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बनता है, वो स्वयं सहायता समूह के जरिए भाजपा उस क्षेत्र में पहुंची, उन वर्गों तक पहुंची है। और शिवराज सिंह चौहान, उनकी अपनी योजनाएं हैं, उन्हें लगता है कि जो पूरा पैकेज है, जो कॉम्बो है, वो उनके पक्ष में काम करेगा। चलिए, इस चर्चा का आखिरी सवाल विनोद जी आपसे कि एक शिकायतें अभी से आने लगी उम्मीदवारों के ऐलान के बाद कि चुनावों का तो ऐलान हुआ नहीं, उम्मीदवारों को आपने सार्वजनिक कर दिया, अब प्रधानमंत्री के अगर कार्यक्रम होते हैं या केंद्रीय गृह मंत्री के जो कार्यक्रम होते हैं वो तो एक तरीके से चुनावी हो जाएंगे, सरकार उन जगहों पर जाकर अपनी राजनीति करने लगेगी। ये जो शिकायत है कि अब तो आपने चुनाव मोड में उन स्टेट को ला दिया है, क्या वो आपको लगता है कि वो जायज़ है? और जहां से हमने इस पूरी चर्चा को शुरू किया था, एक चीज़ और जोड़ लूँ, हम बात कर रहे थे कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से कहा था कि अगली बार मैं आऊँगा, हम चेहरों पर पूरा चर्चा उसको कर चुके हैं। इन राज्यों में तो चेहरों का अभाव भी आपको दिखाई देता है, खासतौर पर जैसे छत्तीसगढ़ में कि पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं है, तो दो तरफा रणनीति दिखाई देती है। नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि जब तक चुनाव की घोषणा नहीं हो जाती, चुनाव आयोग के द्वारा आचार संहिता नहीं लग जाती, तब तक कोई भी कार्यक्रम जो है वो चुनावी नहीं माना जा सकता। बीएसपी तो एक साल पहले घोषित कर देती थी अपने उम्मीदवार। तो अब मान लीजिए किसी क्षेत्र में चुनाव उम्मीदवार पार्टी ने घोषित कर दिया, बीजेपी ने, वहाँ प्राइम मिनिस्टर कार्यक्रम होता है, तो चुनावी कार्यक्रम नहीं माना जाएगा, वो पार्टी का कार्यक्रम होगा या सरकारी कार्यक्रम भी हो सकता है वहाँ, जब तक आचार संहिता नहीं लगती। ये तो कानूनी स्थिति है, इसलिए वो तो शिकायत का कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात ये है, चेहरे की जो बात है, देखिए अभी हर्ष जी ने भी कहा, चेहरे को लेकर के कोई संकट कहाँ है भाई। राजस्थान में कांग्रेस के पास अशोक गहलोत हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल हैं, और मध्य प्रदेश में निसंदेह कमलनाथ है। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह का वहाँ कोई चेहरा नहीं ना, दिग्विजय सिंह की इच्छा है मुख्यमंत्री बनने की। दिग्विजय सिंह की जो राजनीति है वो अपने बेटे को आगे बढ़ाने की है, और बेटा अभी मुख्यमंत्री बन नहीं सकता, इसलिए उनके और कमलनाथ जी के बीच में एक अलिखित समझौता है कि भाई मिलजुल के काम करो, पार्टी की सरकार लाओ, पहले आप संभालो मोर्चा, उसके बाद फिर देखा जाएगा। तो इस तरह के नेताओं के बीच वो होता है इससे। और अब कोई बड़ा नेता वहाँ मध्य प्रदेश में सिंधिया के जाने के बाद बचा नहीं उस तरह से जो चुनौती दे सके, वो कर सके। अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास ज़्यादा नेता नहीं है, बीजेपी के पास ज़्यादा नेता है, इसलिए वहाँ संकट ज़्यादा है, वहाँ खींचतान ये वो आपस में। अब बात आपने की इसकी कि मतलब, तो अच्छा, बीजेपी के पास शिवराज सिंह चौहान है, इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर है, बाद में क्या होता है वो बात की बात है। अभी तो शिवराज सिंह चौहान का जो 18 साल का जो शासन है उस पर चुनाव जो है बीजेपी लड़ रही है ना, उनके उस पर, इसलिए वहाँ भी चेहरे को लेकर कोई संकट नहीं है, अभी उन्हीं का आगे किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में जरूर एक संकट बीजेपी के सामने है कि चेहरा वहाँ नहीं है कोई, और राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी किसी को चेहरा बना के चुनाव में नहीं उतरेगी, जहाँ तक मेरी जानकारी है। अब आखिर दौर में किसी को बना दे तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन शायद हर्ष जी और संजय राणा जी मुझसे बेहतर जानते होंगे इस बात को। तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ चुनाव लड़ा जाएगा मोदी जी के ही चेहरे नाम पर, कमल निशान और मोदी जी का चेहरा और सामूहिक नेतृत्व छत्तीसगढ़ और राजस्थान में। नतीजा क्या निकलता है वो अलग बात है। चलिए, तो इसलिए चेहरे को लेकर कोई संकट नहीं है। जो सब मान के चल रहे हैं कि चेहरा मध्य प्रदेश में है, शिवराज सिंह चौहान का 18 साल से है, मुझे लगता है सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है। 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी कोई कम बड़ा चैलेंज नहीं होता है, और ये बीजेपी को बहुत सोचना होगा इस बारे में कि उस बड़े चैलेंज को वो कैसे ओवरकम करते हैं। चलिए, बीजेपी के सामने सवाल हैं, सवाल कांग्रेस के सामने भी हैं, और जहां से शुरू हमने इस पूरी चर्चा को किया था, सवाल वहां पे भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता को ये आश्वस्त करते हैं, एक तरीके से ये गारंटी देते हैं कि वो दोबारा आएंगे और अपनी सरकार के रिपोर्ट कार्ड को रखेंगे। और उसके ठीक बाद बीते हुए हफ्ते में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे दो चुनावी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों का ऐलान करती है। वहां की क्या चुनौतियां हैं, इस चर्चा में हमने उन सबको सुना है, और ढेर सारे समीकरण, ढेर सारे एंगल अब सामने निकल कर आने लगे हैं। क्या उम्मीदवारों की इस लिस्ट का इतने पहले ऐलान कर देने से भारतीय जनता पार्टी को किसी तरीके का फायदा होगा या नुकसान होगा? क्या कांग्रेस किसी तरीके के दबाव में आई है या वो अपनी रणनीति पर काम करती रहेगी? आप दर्शकों के लिए हमारा कमेंट बॉक्स इस पूरी चर्चा के दौरान खुला हुआ है। अपनी राय, अपने विचार उस पर जरूर लिखें। आपको ये पूरा कार्यक्रम, ये पूरी चर्चा, आप किस तर्क से सहमत हैं, असहमत हैं, उसे जरूर रखें, उसे जरूर बताएं, क्योंकि लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, जहां आप अपनी जो बात आपको सही लगती है वो तो बताते ही हैं, जो बात ठीक नहीं लगती उसे भी दर्ज करते हैं, उसे भी रजिस्टर करते हैं। आप देख रहे थे खबरों के खिलाड़ी। अमर उजाला को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें
ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।